सेकंड सेगमेंट आया, उसके बेसिक्स वहां पढ़े, फिर आगे बढ़े ताकि भूल ना जाए, वरना शुरू में करने से भूल जाते हैं बच्चे। तो जिस दिन हम पद्य शुरू करेंगे, पद्य शुरू करने में हमें करीब 40 दिन लगेंगे। जिस दिन पद्य शुरू करेंगे उस दिन हम 6 दिन का ब्रेक लेंगे और 6 दिन तक कोई पाठ्यक्रम नहीं, केवल पद्य के बेसिक्स पढ़ेंगे। अलंकार क्या होता है, बिंब क्या होता है, प्रतीक क्या होता है, छंद क्या होता है, दोहा क्या है, और अलंकार भी आपने सुने होंगे ना, उपमा क्या है, रूपक क्या है, रस सिद्धांत क्या है, वक्रोक्ति सिद्धांत क्या है, औचित्य सिद्धांत क्या है, ध्वनि सिद्धांत क्या है, वो सब, ताकि आपको कविता के सारे सिद्धांत एकदम तैयार हो और जब भी किसी प्रश्न के उत्तर में लिखना हो तो आप अपनी ओर से लिख सके। ये आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है, पूछेंगे नहीं आपसे, लेकिन एक अच्छे उत्तर में इन शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए। इससे पता लगता है कि आपने विषय को ठीक से पढ़ा है। अभी क्योंकि हम शुरुआत गद्य से कर रहे हैं तो अब हम क्या करेंगे, गद्य के बारे में आगे बढ़ेंगे। जंक्शन है ये, जंक्शन से लाइन चेंज हो रही है, ठीक है। वांग्मय से शुरू किया था, वार्ता और शास्त्र को छोड़ते हुए साहित्य की पटरी पे आगे बढ़े थे। साहित्य में गद्य पद्य चंपू काव्य समझ लिया है, चंपू काव्य में इतना ही पढ़ना था, गांव का सेशन था, क्रॉस कर गया उसको। पद्य और गद्य दो बड़े मामले हैं। अब इस जंक्शन से एक रास्ता पद्य का जा रहा है जो लंबा रास्ता है, और एक गद्य का जा रहा है। हम कौन से पे चल रहे हैं, गद्य पर। पद्य पर लौट के आएंगे, उसके बाद विस्तार में पढ़ेंगे। तो गद्य वह साहित्य है जिसकी भाषा व्याकरण के नियमों से बंधी होती है, अर्थात जिसमें लय नहीं होती है, ठीक है। गद्य कई प्रकार का हो सकता है। जैसे गद्य का सबसे सरल विभाजन है, पहला प्रकार है कथात्मक गद्य। कथात्मक गद्य यानी जो कहानी पर टिका हुआ गद्य है। दूसरा हो सकता है दृश्य प्रधान गद्य। दृश्य प्रधान गद्य। और तीसरा हो सकता है विचार प्रधान गद्य। विचार प्रधान। और जो इन तीनों में न समा पाए उसके लिए है अन्य विधाएं। अन्य विधाएं, ध्यान रखना, विधा और विद्या दो अलग अलग शब्द हैं। एक है विधा, एक है विद्या। जैसे गद्य और गध दो अलग अलग शब्द है, वैसे ही मैंने विद्याएं नहीं बोला है, विधाएं बोला है। विधा, विधा क्या है इस पर थोड़ा विस्तार में समझेंगे। अभी सिर्फ ये मान लीजिए जैसे उपन्यास एक विधा है, कहानी एक विधा है, नाटक एक विधा है। विधा का मतलब साहित्य की प्रस्तुति के भिन्न भिन्न तरीके क्या क्या है, उनको विधाएं कहते हैं, ठीक है। कथात्मक गद्य का मतलब ऐसा गद्य जिसमें कहानी हो। और जिस गद्य में कहानी होती है वो दो प्रकार का हो सकता है। उसमें पहला है कहानी और दूसरा है उपन्यास। कहानी और उपन्यास। कहानी आप जानते हैं क्या होती है ना, बचपन में सुन के बड़े हुए होंगे। आपके दादा दादी नाना नानी ने खूब कहानियां सुनाई होंगी, और कहानी सुनते ही जब बच्चा भागने लगता है उसको रोक के बोलते नहीं रुको, पहले बताओ शिक्षा क्या मिली इससे। और बच्चे का मन करता है कि शिक्षा पूछेगा, इससे बड़े भाग लेता हूं पहले ही। जैसे सोचते कहानी खत्म होने लगती है, बच्चा भागने लगता है, और उसी मजबूती से दादा की ग्रिप मजबूत हो जाती है उसके हाथ पर कि अब तो असली ज्ञान देना है, अब कहां भाग रहा है। वही सब कहानियां। एक राजा था, उसकी 3 रानियां थी। यहीं से जेंडर इनइक्वालिटी की शुरुआत होती है समाज में। बच्चा बचपन से ये सुन के बड़ा होता है, एक राजा था उसकी 3 रानियां थी। कभी नहीं सुनता कि एक रानी थी उसके 3 राजा थे, कभी नहीं सुनता। तो उसको बचपन से लगता है कि नॉर्मल बात है कि राजा की 3 रानियां हो, और फिर उसकी मां बोलती तो मेरा राजा बेटा है। तो समझ जाता है ए बराबर बी, बी बराबर सी, तो ए बराबर सी, यानी कि 3 रानियां करनी ही होंगी, तब जाके परंपरा आगे बढ़ेगी। फिर वो 3 का आगे बढ़ते बढ़ते संजू की तरह 350 तक भी चला जाता है कई बार। ऐसी कुछ संख्या बताई थी ना फिल्म में। तो एक है कहानी, एक है उपन्यास। कहानी और उपन्यास में मोटा मोटा अंतर, जो बहुत बेसिक अंतर है, वो कि कहानी छोटी होती है, उपन्यास बड़ा होता है।
ये बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एक लेखक ने कहा कहानी और उपन्यास को छोटे बड़े के अंतर से समझना अच्छी बात नहीं है। उससे ऐसा लगता है कि हम मेंढक को छोटा बैल कहें और बैल को बड़ा मेंढक कहें। तो मेंढक और बैल में केवल छोटे बड़े का अंतर नहीं है, उनकी प्रकृति में भी अंतर है। केवल चौपाया होने की समानता से आप छोटा बैल, छोटा मेंढक, बड़ा मेंढक नहीं कह सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हम ये मान के चलते हैं कि जो छोटी है वो कहानी है और जो बड़ा है उपन्यास है। आपके पाठ्यक्रम में यूपीएससी में कहानी की 2 पुस्तकें लगी हुई हैं। पहली पुस्तक के लेखक है प्रेमचंद। प्रेमचंद्र थे या प्रेमचंद थे? ध्यान रखिएगा, प्रेमचंद थे, द्र नहीं। कई बच्चे इतना समझाने के बाद भी कहते प्रेमचंद्र ने कहा है, और परीक्षक जैसे प्रेमचंद्र पढ़ता है ना, उसके दिमाग में चंद्र घूमने लगता है और उसके बाद फिर वो उसको पूरा काट देगा, गुस्से से भर जाएगा। तो प्रेमचंद थे, ठीक है। प्रेमचंद की कहानियां बहुत सारी है। मानसरोवर एक उनका संकलन है 8 खंडों में, बहुत ज्यादा 300 कहानियां लगभग लिखी प्रेमचंद ने। उनमें से आपके पाठ्यक्रम में जो कहानियां पढ़ने के लिए दी गई हैं उनकी संख्या मेरे ख्याल से 16 कहानियां हैं। और वो किताब, ये किताब है, किताब का नाम क्या है? प्रेम मंजूषा। इसमें 16 कहानियां हैं। आज मैं आपको केवल 1-2 कहानियों का नाम बता रहा हूं, पढ़िएगा उसको, यूं ही पढ़िएगा, ठीक है। आपको जो चीजें पढ़नी है ना, कुछ कहानियां, कुछ उपन्यास, 2-3 नाटक, हम सबसे पहले वही करेंगे, ताकि 1.5 महीने के बाद आपको अपनी ओर से कुछ ना पढ़ना पड़े, बाकी सब क्लास में ही हो जाए। शुरू में जोश भी ज्यादा रहता है, उसी में पढ़ा देंगे आपको, बाद में तो आप पढ़ेंगे नहीं, तो बाद में आपको सिर्फ क्लास से काम चल जाएगा। शुरू में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। और साहित्य में पढ़ना इतना मजेदार होता है, मजा आ जाएगा पढ़ के आपको। ये तो प्रेमचंद है, प्रेमचंद थोड़ा गोलू मोलू टाइप का लिखते हैं, इसलिए आपको उतना मजा नहीं आएगा। इसके बाद जो किताब आएगी ना, अब मतलब हिल जाएंगे उसके बाद। तो उसके बाद आप कहेंगे कि अब तक क्यों नहीं पढ़ा था ये सब। जीवन के सारे संदेह दूर हो जाएंगे, ऐसी क्लैरिटी आएगी। जैसे कौन बनेगा करोड़पति में कुछ दिन पहले क्या हुआ, एक महिला अमिताभ बच्चन के सामने बैठी थी, तो अमिताभ बच्चन की बहुत बड़ी फैन रही होगी, पगला गई थी अमिताभ बच्चन को देख के, सामने देख के एकदम बोरा सी गई थी। अमिताभ बच्चन कह रहे हैं आप ठीक तो हैं, ठीक ना करिए। सर मैं क्या करूं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, आपको देख के पागल हो गई हूँ। मैंने आपको इतना बार सपने में देखा है, धर्मेंद्र जी को देखा, हमेशा सपने में आप ही आते थे। सामने उसका पति बैठा था। तो अमिताभ बच्चन ने हंसी मजाक के मूड में कहा कि आप सपने में मुझे देखती थी, इससे आपके पति को दिक्कत नहीं थी? तो उसने बहुत भोलेपन से एक वाक्य कहा, उसने कहा नहीं सर, आप किसी भी औरत से पूछ लीजिए, सपने में पति किसी को नहीं आता है। और इतने भोलेपन से इतनी गहरी बात कह दी। बात मेरे ख्याल सही भी है। किसी को पति सपने में क्यों आएगा, या पत्नी ही सपने में क्यों आएगी किसी को? वो तो जीवन का सच है ही। और सपना आमतौर पे होता है जो जीवन में उपलब्ध नहीं है, उसको लेके कल्पनाएं होती हैं। सपने इसलिए होते हैं, बस सपनों की एक व्याख्या ये है कि वो जो जीवन में उपलब्ध नहीं हो पाया, उसकी कल्पनाएं सपनों के रूप में मन में आती हैं। ड्रीम इंटरप्रिटेशन के बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से एक तरीका ये है, सिगमंड फ्रॉइड का तरीका ये है। बहुत भोलेपन से बोल दिया उसने, और उसके बाद सन्नाटा छा गया उस सभा में। सब पुरुषों ने घूर के देखा पत्नी को। अब क्या करें, सच झेलना मजाक छोड़ना है। इसके बाद की जो पुस्तक है ना, वो ऐसे सचों से भरी हुई है। उसको पढ़ने के बाद आपको खुद को लेकर जितनी गलतफहमी सब दूर हो जाएंगी, एकदम दूर हो जाएंगी, और जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। उसके बाद आप समझ जाएंगे कि जितनी ऊट पटांग बातें दिमाग में बैठी थी, जिनकी वजह से खुद को कोसते रहते थे, बड़ी सामान्य बातें हैं। खैर वो सस्पेंस है, बाद में बताएंगे। अभी आप इस किताब में केवल 1-2 गोलू गोलू कहानियां बता रहा हूं, क्योंकि अभी आप लोग गोलू अवस्था में हैं, नए नए बच्चे हैं। तो एक कहानी आप पढ़ लीजिएगा इसमें से, बूढ़ी काकी, और एक पढ़ लीजिएगा ईदगाह। ठीक है, ईदगाह में बहुत सारे वर्णन समझ में नहीं आएंगे, छोड़ते चलिएगा, बस सेंस समझ में आ जाए, है ना। जो कहानियां मैंने कही, अगर पढ़ना आपका मन में होगा ना, किताब नहीं भी मिलेगी तो गूगल पे लिखना ईदगाह, और किसी ना किसी साइट पे ईदगाह पूरी सामने आ जाएगी।
फोन पे पढ़ लीजिएगा, है ना। फोन तो लगातार देखते ही हैं, तो फोन में पढ़ ही लीजिए कभी कभी, उसका अच्छा प्रयोग भी कर सकते हैं। तो प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां पहली पुस्तक है, और दूसरी पुस्तक का नाम है एक दुनिया समानांतर। यही किताब आपके जीवन में टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। अगर ये किताब आपके पास हो और आपका मन ना माने, मेरे इतने वर्णन के बाद बेचैनी बढ़ जाए, तो इसमें से एक कहानी पढ़ लीजिएगा, यही सच है। इस कहानी पर फिल्म बनी है रजनीगंधा नाम की, तो रोचक कहानी है, पढ़िएगा। तो कहानी समझ में आ गया। पहली विधा है कहानी, उसमें 2 पुस्तकें पढ़नी है। पहली पुस्तक आपको खरीदनी है आज ही। एक दुनिया समानांतर भी खरीद सकते हैं, पढ़ना है ही आपको वो भी। उस पुस्तक के संपादक है राजेंद्र यादव। बस ध्यान रखिएगा, टेक्स्ट बुक लेनी है, समीक्षा की पुस्तक नहीं। उसमें कहानियां होनी चाहिए, बस आप देखिएगा, शुरू में एक भूमिका है, उसके बाद कहानियां हैं। अगर वो है तो ले लीजिएगा। अगर आप कहेंगे तो मैं ये कर सकता हूँ कि जो 8-10 किताबें हैं उसकी लिस्ट कल आपको दे दूंगा, और जो बुक शॉप वाले उनको बोल दूंगा कि वो सारा सेट मंगवा के सेट बना के रख लें, और आप लोग सब वहां से जब हो जाए एक साथ ले। पर अभी एक किताब आप ले लीजिए, प्रेमचंद प्रेम मंजूषा, ठीक है। उपन्यास कहानी से बड़े आकार का होता है, कहते हैं कि वो पूरे सामाजिक जीवन को समेट लेता है। उपन्यास आपके पाठ्यक्रम में 4 हैं, और जिस क्रम में हम पढ़ेंगे मैं उसी क्रम में आपको बता रहा हूं। पहला उपन्यास है महाभोज। महाभोज की लेखिका है मन्नू भंडारी, और यही उस कहानी की भी लेखिका है जो मैंने भी जिक्र किया, यही सच है। महाभोज के बाद नंबर 2 पर हम जो उपन्यास पढ़ेंगे उसका नाम है दिव्या। आप अभी से इस क्रम में पढ़ना शुरू कर देंगे, जैसे जैसे होता जाए आगे बढ़ते जाइए। दिव्या की भाषा थोड़ी सी मुश्किल है, पढ़ने में दिक्कत आएगी, तो मैं इसकी पूरी कहानी क्लास में सुनाऊंगा आप लोगों को, उसके बाद पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा। दिव्या के बाद हिंदी का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है गोदान। इसका नाम सुना होगा आपने जरूर। इसके लेखक कौन है? प्रेमचंद, ठीक है। और गोदान के बाद चौथा उपन्यास है मेला आंचल। इसके लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु।